Assalamu alaikum class. In today's lecture, we are going to look into another data structure called hashing. जैसा कि हमने प्रीवियस कुछ वीक से हमारा जो टॉपिक्स है वो डाटा स्ट्रक्चर्स के ही इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बाइनरी सर्च ट्री देखा, आफ्टर मिड उसके बाद फिर हमने हीप डाटा स्ट्रक्चर को देखा और उसके कुछ ऑपरेशंस को स्टडी किया। सो मोस्ट प्रॉबली हमारा ये लास्ट मेन डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हम इस कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं। सो क्लास हमारी आज की क्लास का जो एजेंडा है या हैशिंग के अंदर जिन सब टॉपिक्स के ऊपर हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डिक्शनरी ऑपरेशन क्या है। एक्चुअली में हैशिंग जो है वो सिर्फ डिक्शनरी ऑपरेशंस के को सपोर्ट करती है। तो हम वन बाय वन देख लेंगे कि ये ऑपरेशंस क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इटसेल्फ हैशिंग क्या होती है और इसमें हमारे पास एक टेक्निक है डायरेक्ट एड्रेसिंग, हम उसको देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास हैशिंग के अंदर हैश टेबल क्या होता है, हैश फंक्शन क्या होता है, और फिर इसमें एक इशू है जिसको हम क्लाइयन कहते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास चेनिंग एंड ओपन एड्रेसिंग। और एट द लास्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर्स है इनके ऊपर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उनकी हमारे पास कॉस्ट कैसे आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिक्शनरी ऑपरेशन की बात करें तो जिस तरह आप नॉर्मली डेली लाइफ में इंग्लिश की डिक्शनरी देखते हैं तो आप उसके ऊपर जो पॉसिबल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि आप पहले डिक्शनरी को बिल्ड किया जाता है, ज़ाहिर बात है कोई कंपनी इसको बिल्ड करती होगी जिसमें वो एलिमेंट्स को इंसर्ट करती है, और फिर नॉर्मली आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर वो आप सर्च का करते हैं। लाइक अगर आप कोई भी यूजुअली डिक्शनरी की एग्जांपल लें आप, जैसे इंग्लिश डिक्शनरी हमारे पास होती है तो वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन वर्ड्स एंड मीनिंग्स होते हैं। तो हम करते क्या है कि हमें किसी भी स्पेसिफिक वर्ड का सिर्फ मीनिंग देखना होता है तो और हम उस वर्ड को वहाँ से सर्च कर लेते हैं। तो अगर आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि आपने वहाँ पे जो मेजर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो जस्ट इंसर्ट और सर्च का है, डिलीट भी आप परफॉर्म कर सकते हैं बट ये ऑपरेशन यूजुअली बहुत कम परफॉर्म किया जाता है। सो अगर दो मेजर ऑपरेशन है आपके पास, इंसर्ट एंड सर्च, तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगी। और हैशिंग जो है वो एक बहुत अच्छा टूल है अगर आपने डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ आपको, ये जो सर्च का ऑपरेशन हम डिक्शनरी की फॉर्म में परफॉर्म करते हैं तो इसमें हम अक्सर एक टाइम पे सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग देख रहे होते हैं, यानी हम रेंज में वैल्यूज़ को सर्च नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास कुछ मेरी एप्लीकेशन है उसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं एक टाइम पे सिर्फ एक की के अगेंस्ट एक वैल्यू देखना चाहता हूँ रादर देन कि मैं रेंजेस के अंदर वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो वहाँ पे डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर्स जितने भी होंगे हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट सपोज किया अगर यूज़र कहता है कि नहीं उसे 90 से लेके 100 के दरमियान वाली सारी वैल्यू सर्च करनी है या सारी वैल्यूज़ को देखना है, तो इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स को हैशिंग जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा। तो हैशिंग हमेशा आप वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपने सिंपली एक वैल्यू को सर्च करना है। सो नॉर्मली हमने जितने भी प्रीवियस एल्गोरिदम देखे हैं सर्चिंग से रेलिवेंट, जिसमें मेजरली हमने बेसिकली लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को ही देखा है, तो हम ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि लीनियर सर्च की कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, और बाइनरी सर्च की कॉस्ट हमारे पास लॉग ऑफ एन आती है। लेकिन अगर हम हैशिंग के अंदर देखेंगे तो हमारे पास ये कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, यानी आपके पास जितना भी डाटा पड़ा हुआ है तो आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर आप सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसका मतलब है कि डाटा कम या ज़्यादा होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं जिन एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नॉर्मली डिक्शनरी टाइप होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंपाइलर के अंदर पढ़ा होगा कि कंपाइलर जो है वो एक सैम्बल टेबल मेंटेन करता है फॉर एवरी टोकन या एवरी सैम्बल, और आप जब अपने कोड को कंपाइल करते हैं तो बेसिकली हर सैम्बल का रिलेटिव जो मीनिंग है वो निकाला जाता है। ये काम बेसिकली कंपाइलर परफॉर्म कर रहा होता है। सो कंपाइलर की ये रिक्वायरमेंट डिक्शनरी वाली है और आप
इसको हैशिंग के ज़रिए मैप कर सकते हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है आपके पास MMU, जो कि तमाम एड्रेसेस को मेंटेन कर रहा होता है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो हर लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस पे मैप कर रहा होता है और एक टाइम पे एक एड्रेस को मैप किया जा रहा होता है। इसी तरह आपके पास अगर आपने किसी कस्टमर्स की अकाउंट इंफॉर्मेशन है, आपके पास ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपने कस्टमर्स का डाटा स्टोर करना है और एक टाइम पे आप किसी एक कस्टमर का डाटा ही सर्च करेंगे, उससे रेलिवेंट सारी चीज़ें आप सर्च करेंगे, तो बेसिकली ये भी आप डिक्शनरी के ज़रिए या हैशिंग के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आप और बहुत सारी एग्जांपल्स सोच सकते हैं डेली लाइफ में से जिनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से होती हैं आपके पास। सर्च और इंसर्ट के अलावा कुछ और भी पॉसिबल क्यूरीज है जो कि आप डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। सो ये उनकी एक इंटरप्रिटेशन आपको स्लाइड पे दी गई है। सो फॉर एग्जांपल पहला जो ऑपरेशन या क्यूरी जो है वो सर्च की है, तो आप सर्च के ऑपरेशन में नॉर्मली 2 पैरामीटर पास कर। एस बेसिकली आपके पास वो सेट होता है या आप कह लें आपके पास वो कलेक्शन ऑफ डाटा है, और के से मुराद यहाँ पे की होती है जिसके अंदर से आपने जो आप वैल्यू उस सेट के अंदर से फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप एस सेट को कंसीडर कर सकते हैं या लिस्ट को कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से मिनिमम फाइंड करना, सो बेसिकली ये भी आप एक वैल्यू ही सर्च कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको दूसरा पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास जो भी डाटा स्ट्रक्चर होता है, आपके पास जो भी रिकॉर्ड होता है, सेट होता है, आप उसको पास करते हैं और आपका मिनिमम का ऑपरेशन जो है उस सेट में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करके देता है। इसी तरह मैक्सिमम की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं और फिर सक्सेसर और प्रीडिसेसर भी आप फाइंड कर सकते हैं। सक्सेसर में भी आप 2 पैरामीटर भेजेंगे, आप सेट भेजेंगे जिसके अंदर से आप सक्सेसर फाइंड करना चाह रहे हैं और आप एक वैल्यू x भेजेंगे जिस वैल्यू का सक्सेसर आप फाइंड करना चाह रहे हैं। सपोज अगर मेरे पास 1 से लेकर 100 तक कुछ वैल्यूज है रैंडमली, और तो मेरे पास वो 1 से 100 का जो सेट होगा मैं उसको s से डिनोट कर रहा हूँ, और x मीन किस वैल्यू का सक्सेसर मैं देखना चाहता हूँ। सपोज 90 के बाद 95 वैल्यू है मेरे पास, तो 90 का सक्सेसर मैं x यहाँ पे 90 भेजूंगा और मेरे पास जो रिटर्न में आंसर आएगा वो 95 आएगा। इसी तरह प्रीडिसेसर यानी आप किसी भी वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू देखना चाह रहे हैं कि आपके पास सेट में उस वैल्यू की से प्रीवियस लास्ट वैल्यू क्या स्टोर पड़ी हुई है आपके सेट के अंदर, तो आप ये ऑपरेशन भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो आप इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगेन जब आप इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप बताएंगे कि ये सेट है जिसमें आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं और साथ में आप अपनी वैल्यू के की फॉर्म में सेंड करेंगे। इसी तरह जब आप डिलीट करेंगे तो तब भी आप बताएंगे कि आपके पास ये सेट है और उस सेट के अंदर से आप ये की या ये वैल्यू जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं। सो ये तमाम वो पॉसिबल ऑपरेशंस हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन दी हुई है कि हम कैसे इनको डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी एप्लीकेशन बनने के लिए आई है या किसी एप्लीकेशन का स्पेसिफिक मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं आप, जिसके अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि यूज़र एक टाइम में एक वैल्यू ही सर्च करेगा, मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं आप, सक्सेसर या प्रीडिसेसर फाइंड कर सकते हैं आप, और इंसर्ट कर सकते हैं आप, डिलीट कर सकते हैं आप एक टाइम पे एक वैल्यू को, तो वहाँ पे स्ट्रांगली रेकमेंडेड है कि आप हैशिंग को ही यूज़ करें, क्योंकि हम हैशिंग में देखेंगे कि इन तमाम ऑपरेशंस की जो कॉस्ट हमारे पास हैशिंग में आएगी वो कांस्टेंट आएगी, यानी बिग O ऑफ 1 आएगी। तो दैट मीन आपके पास चाहे 1 लाख रिकॉर्ड हो या 1 करोड़ रिकॉर्ड हो जाए, आपके पास मिलियंस में रिकॉर्ड हो या ट्रिलियंस में रिकॉर्ड हो जाए, आपके डाटा स्ट्रक्चर या आपकी एप्लीकेशन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक फिक्स अमाउंट के अंदर, फिक्स टाइम के अंदर आपको वो तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करके दे देगी, जो कि यूजुअली हमने प्रीवियसली जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर है क्या और इसमें हम कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं, तो इसमें एक टेक्निक है जिसको हम डायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। हैशिंग के अंदर बेसिकली हम वैल्यू स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। सो बेसिकली हम जब भी कोई वैल्यू स्टोर करने जाएंगे तो हम साथ ही उस वैल्यू की भी भेजते हैं और हम इसको कुछ इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं
कि हमारे पास हर रिकॉर्ड जो है वो की वैल्यू पेयर में पड़ा हुआ है। यहाँ पे बेटा वैल्यू से मुराद हमारा डाटा है जो कि हमने स्टोर करना होता है, और की से मुराद हम उसकी लोकेशन ले सकते हैं। यानी जब भी मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा तो मैं पहले से ही उसकी लोकेशन बता दूंगा कि ये रिकॉर्ड जाके इस लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है। अगर हम इसमें मल्टीपल टेक्निक्स है। अगर हम डायरेक्ट एड्रेसिंग की बात करें तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में आप तमाम की वैल्यूज़ के पेयर जो है वो यूनिक बनाएंगे, डिस्टिंक्ट बनाएंगे। और सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपना एक की का सेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल यू। ये यूनिवर्सल यू वैसा ही है जो कि आप नॉर्मली 9th 10th के अंदर आपने सेट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट यू होता है। और यूनिवर्सल सेट यू से क्या मुराद है कि आपके बाकी जितने भी सेट बनेंगे और उन सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो आपके यूनिवर्सल सेट में से ही आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 0 से लेके उसमें वैल्यूज है 10 तक, और मैं कुछ और सेट्स बनाना चाह रहा हूँ जो कि इस यूनिवर्सल सेट को इस्तेमाल करके बनेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस हर सेट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर से आएगी। आप इसको एक तरह से डोमेन भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस डोमेन से बाहर कोई भी वैल्यू किसी भी नेक्स्ट ऐसे सेट में नहीं आएगी जो कि इस यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता होगा। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं कोई ए सेट बना रहा हूँ और ये ए सेट में इस ए सेट का यूनिवर्सल सेट जो है वो ये यू सेट है, तो दैट मीन कोई भी वैल्यू इसमें 0 और 10 की रेंज से बाहर नहीं होगी। 0 और 10 की रेंज में आप कोई भी वैल्यू इस यूनिवर्सल सेट में स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे। चूंकि हम जब डायरेक्ट एड्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं और हमने हर वैल्यूज़ के लिए की जनरेट करनी होती है, खुद से जनरेट करनी होती है, तो उसके लिए पहले लाजिम होता है कि हम एक यूनिवर्सल सेट यू बनाते हैं और उस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास तमाम पॉसिबल लोकेशंस या कीज़ होती हैं जिनके ऊपर हम अपना डाटा मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ m मेमोरी स्लॉट्स हैं, यानी मेरे पास कुछ इस तरह से एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये स्लॉट्स है मेरे पास। आप इसको एक एरे भी कंसीडर कर सकते हैं। ये 0 से लेके यहाँ पे मेरे पास जो टोटल स्लॉट्स है, लेट्स से अगर टोटल m स्लॉट्स हैं तो लोकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये m-1 स्लॉट्स आ जाएगी। इसका मतलब है कि 0 से लेके m-1 तक हमारा यूनिवर्सल सेट्स है जिसके अंदर हमारे पास ये वाली एड्रेसिंग अवेलेबल है। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास जब डाटा आएगा तो हम हर डाटा को एक यूनिक एड्रेस के ऊपर स्टोर करेंगे। यानी सपोज किया पहली वैल्यू मेरे पास 10 आती है तो मैं 10 बेसिकली मेरे पास वैल्यू है, मैं इसकी की जनरेट करूँगा। लेट्स से इसकी की जो है मेरे पास वो 3 बन रही है। 10 जो है मेरे पास वो लोकेशन 3 के ऊपर आके स्टोर हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि लोकेशन 3 के ऊपर अब कोई और किसी और वैल्यू की हमने की जनरेट नहीं करनी है। दैट मीन कि हमारे पास डिस्टिंक्ट जो की वैल्यू पेयर्स हैं वो जनरेट हो रहे होंगे। और दूसरी जो चीज़ है, चूँकि हमने यूनिवर्सल सेट यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है तो लिहाजा हमारी कोई भी की इस सेट से बाहर नहीं होगी, क्योंकि हमारा की का जो सेट बनेगा बेसिकली की का अपना एक सेट बनेगा और यू का अपना एक सेट होगा। की का सेट इस यू के सेट में से बन के आ रहा होगा हमारे पास। दैट मीन कि आप इससे बाहर कोई भी एड्रेस नहीं कंसीडर करेंगे, कोई भी की नहीं कंसीडर करेंगे किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। द पॉसिबल रीज़न इज़ दैट कि आपके पास वो लोकेशन एक्चुअली में अवेलेबल ही नहीं है। डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर बेटा हम अपने रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए एक टेबल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम डायरेक्ट एड्रेस टेबल कहते हैं। ये डायरेक्ट एड्रेस टेबल कोई हम स्पेसिफिकली टेबल नहीं बनाते जाके कहीं पे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, बल्कि हम क्या करते हैं, हम एरे को ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इसको हैशिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं या डायरेक्ट एड्रेसिंग में इस्तेमाल करेंगे तो हम कहते हैं ये हमारे पास डायरेक्ट एड्रेस टेबल है। आप एरे को एक एरे की बजाय आप एक टेबल के तौर पे कंसीडर करते हैं। और जब आप एरे को देखते हैं तो आपको पता है कि आपके एरे में आपका जो हर लोकेशन है उसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स होता है। आप उस टेबल या उस एरे को एज ए टी के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे जिसके अंदर आपके पास 0 से लेके m-1 तक पोजीशंस अवेलेबल होंगी। नॉर्मली ये होता है कि जब हम टेबल की फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर रहे थे एरे को, तो फिर हम यहाँ पे
कहते हैं कि हमारे पास पोजीशंस को हम स्लॉट्स कहते हैं। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे m स्लॉट्स अवेलेबल हैं जिनका एड्रेस आपके पास बेटा 0 से लेके m-1 तक बन रहा होता है। सो m स्लॉट्स हैं आपके पास किसी भी t एरे के अंदर। अब इस एरे का नाम जो है बेसिकली वो t है। सो पहला एड्रेस जो है वो 0 है और लास्ट एड्रेस इसका हो जाएगा m-1। बट अगर आप काउंट करेंगे तो सपोज अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो आपके पास m की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी, बट लास्ट इंडेक्स आपके पास 9 बन रहा होगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें, ईच स्लॉट आर पोजीशन इन टी क्रॉसपोंडिंग टू अ की इन यू। सो बेसिकली आपके पास हर जो पोजीशन बन रही है वो आपका एक यूनिवर्सल सेट बन रहा है और इसी यूनिवर्सल सेट में आपकी कोई क्रॉसपोंडिंग की बन जाएगी जो डिपेंड करेगी कि वहाँ पे डाटा क्या आ रहा है आपके पास। सो जब भी आपके पास कोई x एलिमेंट आएगा तो आप उसके लिए एक के की जनरेट करेंगे और आप उस x एलिमेंट को उसी के इंडेक्स के ऊपर जाके स्टोर कर देंगे। सो इसका मतलब ये हुआ, सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू 100 आई है तो मैंने इसके लिए एक इंडेक्स कैलकुलेट किया है k के नाम से। बेसिकली ये की कैलकुलेट किया है लेकिन मैं इंडेक्स के तौर पे इसको एज ए के इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये के एक्चुअली में क्या होगा, ये इसी एरे के ऊपर कोई एक इंडेक्स होगा। सो सपोज ये इस एरे के ऊपर इंडेक्स नंबर 6 है तो मैं इसको टी ऑफ के या टी ऑफ 6 से यहाँ पे x को स्टोर कर सकता हूँ। सो बेसिकली हमने ये कैलकुलेट करना होता है कि हमारी इस x की वैल्यू के लिए क्या लोकेशन बन रही है या जनरेट हो रही है। सो इसको हम डेफिनेटली नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखेंगे कि हम कैसे ये मैपिंग कैसे करते हैं कि हमारे पास डाटा भी है और हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी है, तो हम कीज कैसे जनरेट करेंगे उस यूनिवर्सल सेट और उस डाटा से। अच्छा, इसी तरह ये भी पॉसिबल है बेटा कि आपके पास यूनिवर्सल सेट जो होता है वो लार्ज होता है लेकिन आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। सो दैट्स मीन कि आपके बहुत सारे इंडेक्सेस ऐसे रह जाएंगे जिनके ऊपर आप कोई भी डाटा स्टोर नहीं करेंगे। सो बेसिकली हम उनको फिर रिप्रेजेंट करते हैं नल वैल्यू से, जहाँ पे हम कोई वैल्यू या कोई एक्स स्टोर नहीं कर रहे होते। तो वो पोजीशन हमारी जो है वो नल से रिप्रेजेंट कर दी जाती है। सपोज अगर यहाँ पे 0 इंडेक्स फ्री रह जाता है, लेट्स से क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 10 स्लॉट्स थी और रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे 5 स्टोर किया है। सो 5 रिकॉर्ड स्टोर करेंगे तो इसका मतलब है कि कुछ आपकी स्लॉट्स फ्री हो जाएंगे तो आप उनको नल से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मली एरे के अंदर आप कभी भी गैप दे के वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं, आप कंजक्टिव वैल्यू स्टोर करते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट एड्रेसिंग अप्लाई करते हैं, हैशिंग अप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल है, बल्कि पॉसिबल क्या, ये डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि आप रैंडमली वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे क्योंकि आप रन टाइम के ऊपर ये देख रहे होंगे कि आपके पास जो करंट वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से क्या की बनती है आपकी। तो जहाँ पे की बनेगी वहाँ पे जाके आप रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। ये बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि ये आपके पास डायरेक्ट एड्रेस टेबल टी है जो कि बेसिकली एक एरे ही है जिसके अंदर आपके पास 10 स्लॉट्स हैं, यानी आपके पास m10 है और इसमें इंडेक्सेस आपके पास 0 से लेके m-1 यानी 9 इंडेक्सेस हैं। अब अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखें तो आपके पास ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट बन रहा है जिसमें 0 से लेके 9 तक आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है। तो ये सारा यूनिवर्सल सेट है। लेकिन चूंकि आपके पास जो डाटा था उसमें सिर्फ 4 वैल्यूज थी, तो इसका मतलब है कि आप पूरे यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ 4 वैल्यूज का जो है वो आपका की का सेट बन रहा है और बाकी तमाम वैल्यूज आपकी नल पड़ी हुई है वहाँ पे। तो लेट्स से कि आपके पास एक की लोकेशन नंबर 2 पे बन रही है और एक की जो है लोकेशन 3 पे बन गई है, एक की लोकेशन 5 पे और एक की लोकेशन 8 पे बन रही है। सो बेसिकली आप अगेन आपके पास डाटा आएगा, आपके पास यूनिवर्सल सेट पहले से मौजूद होगा और आपने सिर्फ ये कीज जनरेट करनी होगी। और इस तरह से अगर आप किसी भी एरे में किसी भी एरे को एज ए डायरेक्ट एड्रेस टेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जो इंसर्ट की कॉस्ट आएगी। इसी तरह बेटा अगर आप नेक्स्ट टेबल पे देखें तो डायरेक्ट एड्रेस टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने दी हुई है कि बेसिकली जो डायरेक्ट एड्रेस टेबल होता है वो कोई आपको अलग से जाके टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप किसी भी कॉमन एरेज को आप एज ए डायरेक्ट एड्रेस टेबल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
वही आपका डायरेक्ट एड्रेस टेबल जो है वो आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग में हेल्प आउट करेगा, फैसिलिटेट करेगा। उसी ऑर्डिनरी एरे या डायरेक्ट एड्रेस टेबल की जितनी भी आपके पास पॉसिबल पोजीशंस होंगी वो आपका यू का सेट बन जाएगा और उस यू के सेट के अंदर से आपकी कीज जनरेट हो जाएंगी। जो एक प्रॉब्लम होती है हमें डायरेक्ट एड्रेस टेबल को इस्तेमाल करते हुए, हम इसको तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास स्पेस की जो कॉस्ट है वो इतनी मैटर ना करती हो। इसमें हम टाइम की कॉस्ट तो रिड्यूस कर लेते हैं, बट चूंकि हम जो उस टेबल को क्रिएट करते हैं और हम उसको एक एरे के तौर पे क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारे पास स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो रही होती है। तो दैट मीन आपको हो सकता है कि एरे बहुत बड़ा क्रिएट करना पड़ जाए और फिर उसमें बहुत सारी लोकेशंस आपकी फ्री रह जाए, आप उसके ऊपर कोई भी डाटा स्टोर ना कर सके। तो आपको जब भी डायरेक्ट एड्रेस टेबल्स क्रिएट करना होता है तो आपको यूजुअली जो एरे है वो नॉर्मली डबल साइज का ही लेना होता है, क्योंकि आपको अगेन डिस्टिंक्ट वैल्यू क्योंकि स्टोर करनी होती है वहाँ पे हर लोकेशन के ऊपर जाके, और आप रन टाइम के ऊपर हर वैल्यू के लिए की जनरेट कर रहे होते हैं। तो आपका यू का सेट जो होता है वो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और की का सेट जो है वो बड़ा स्मॉल रह जाता है। तो पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा मेमोरी जो है वो आपकी वहाँ पे वेस्ट। सो जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर हम डिस्टिंक्ट की वैल्यूज़ के पेयर बनाते हैं और हम हर वैल्यू को एक यूनिक की असाइन कर देते हैं। उसमें हमें एक जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है कि हमें अपना यूनिवर्सल सेट बहुत लार्ज रखना पड़ता है, और ये प्रैक्टिकली जो है ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम यूनिवर्सल सेट ज़्यादा लार्ज अफोर्ड कर सकें। सो यूनिवर्सल सेट लार्ज रखने का मतलब ये है कि आपको एरे जो है वो बहुत बड़े साइज़ का क्रिएट करना पड़ सकता है, और आपकी जो कीज़ होती हैं वो उस यूनिवर्सल सेट से कम होती है, तो आपकी बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वहाँ पे वो वेस्ट हो जाती है। सो फिर इसी हैशिंग की एक और इम्प्लीमेंटेशन हमें हैश टेबल के थ्रू मिलती है। हैश टेबल में हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जितनी कीज़ है हम उसी साइज का एक हैश टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर हमें एक जो बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि हमारे कोई एलिमेंट्स आपस में उनका कोलिजन नहीं होता, यानी चूंकि हर वैल्यू के लिए एक ही की जनरेट हो रही होती है, या आप यूँ समझ लें कि आपके पास इनफ रूम्स अवेलेबल होते हैं डाटा के लिए, तो आप इजीली हर वैल्यू को एक यूनिक की जो है वो असाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हो सकता है आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग वाली जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल ना रहे, और ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप एक ऐसा टेबल क्रिएट किया आपने जिसमें आपने हर स्लॉट को एज ए की के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो फिर पॉसिबल है कि आप जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वैल्यूज़ के लिए की जनरेट करने की, तो उसमें कोलिजन आ सकता है। यानी कि पॉसिबल है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए डिस्टिंक्ट की जनरेट ना हो, यानी एक वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा सेम कीज़ जनरेट हो सकती हैं। जब बेटा हम हैश टेबल टेक्निक की बात करते हैं तो हैश टेबल टेक्निक के अंदर हमें एक हैश फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको हम नॉर्मली h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हैश फंक्शन का ही ये काम होता है कि ये हमारी वैल्यूज़ के लिए कीज़ जनरेट करके दे रहा होता है। सो ये हैश फंक्शन कैसे काम करता है, ये हैश फंक्शन को हम बताते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और फिर उसी यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही हमें ये एक की जनरेट करके दे रहा होता है। सो जब भी हम हैश टेबल को इस्तेमाल करते हैं तो हमें हैश फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे लिए कीज़ जनरेट कर रहा होता है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ कि हमारे पास हैश टेबल कैसे होता है, फिर हैश फंक्शन कैसे बनेगा हमारे पास, और फिर हम कैसे अपने डाटा को उस टेबल के अंदर मैप कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ आपके लिए यहीं पे। सो सपोज करें बेटा मेरे पास ये एक हैश टेबल है, आपके पास जैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग में आपके पास एक ऑर्डिनरी एरे होता था, तो यहाँ पे भी मैं एक ऑर्डिनरी एरे ही कंसीडर कर रहा हूँ जिसके मेरे पास इंडेक्सेस हैं, m स्लॉट्स है मेरे पास इसकी। सो ये इंडेक्स 0 है मेरे पास, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3, 4 और ये इंडेक्स 5, यानी मेरे पास इस
एरे के अंदर जो बेसिकली स्लॉट्स अवेलेबल है, m जो अवेलेबल है वो 6 है, और मेरे पास जो t में एलिमेंट्स हैं, यानी अगर मैं इस एरे का नाम, इस टेबल का नाम t रख दूं, तो t में मेरा जो यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे वो 0 से लेके 5 तक है, या आप कह लें कि m-1 तक है। अब हमने करना क्या है, हमने इस हैश टेबल के लिए एक हैश फंक्शन बनाना है। तो ये हैश फंक्शन क्या होगा, बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो एक वैल्यू x रिसीव किया करेगा हर दफ़ा, और ये एक फंक्शन है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग f ऑफ x, और फिर ये क्या आउटपुट जनरेट करेगा, तो हम इसकी आउटपुट को मार्क कर सकते हैं k के साथ, या आप कह लें की के साथ। अब ये हैश फंक्शन क्या होता है, तो ये हैश फंक्शन बेसिकली हमने खुद डेवलप करना होता है। हमें एक ऐसा फंक्शन राइट करना होता है जिसको हम हर दफ़ा जब कोई डाटा पास करें तो वो बेसिकली हमें एक एड्रेस जनरेट करके दे दे। बट हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो k जनरेट होगा वो इस t या इस यूनिवर्सल सेट के अंदर में से कोई वैल्यू होनी चाहिए, इससे बाहर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे कुछ डाटा की एग्जांपल ले रहा हूँ। सो सपोज कि मेरे पास डाटा कुछ इस तरह से आ रहा है, मेरे पास पहली वैल्यू 15 आ रही है, 15 के बाद मेरे पास 27 है, 27 के बाद मेरे पास 31 है, इसी तरह फिर 31 के बाद मेरे पास यहाँ पे 49 है। सो सपोज ये मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं जिनको मैं हैश टेबल के ज़रिए स्टोर करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले मुझे इनके लिए क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इनके लिए एक हैश फंक्शन डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब ये हैश फंक्शन होता क्या है, ये सिंपली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसको आप एक नंबर इनपुट करेंगे और ये एक वैल्यू आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा। लेकिन आपने ये ख्याल रखना होता है कि आपकी वो जो आउटपुट आ रही है वो आपके पास करंटली जो भी आपने टेबल का साइज रखा हुआ है ये उस रेंज के अंदर होनी चाहिए। सो मैं एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन आपके सामने डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो सपोज मेरे फंक्शन का नाम h है। सो ये एक इनपुट लेगा x और मुझे अब इक्वल टू करके इसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो मैं कहता हूँ मेरे पास जो भी यहाँ पे x आएगा हम उसका मॉड ले लेंगे x मॉड ऑफ हमारे पास जो भी इस वक्त अवेलेबल है m या स्लॉट्स या साइज कह लें आप। सो x मॉड m बेसिकली मेरा फंक्शन है। सो x मॉड m मेरे पास जो भी आंसर आएगा मैं उस x को उसी आंसर के ऊपर स्टोर कर दूंगा। सो मैं इस फंक्शन को पहली वैल्यू पास करता हूँ 15। मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या बन के आती है। सो 15 का बेटा हम यहाँ पे मॉड ले लेंगे, 15 मॉड m। मॉड m कितना है हमारे पास करंटली, अगर देखा जाए तो करंटली m जो है वो 6 है। सो 15 का जब आप 6 के साथ मॉड लेंगे तो दैट मीन आप 15 को 6 पे डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आता है आपने वहाँ पे जाके 15 को स्टोर करना है। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो 6 2 12 और प्लस 3 करेंगे तो यस आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी 15 के लिए आपने जो की जनरेट की है वो 3 जनरेट की है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे h ऑफ 15 के h ऑफ यानी आप जो भी इसको इंडेक्स जैसे भी आप यूज़ करना चाहें, बट आपने 15 को जाके लोकेशन 3 पे स्टोर कर देना है। सो मेरे पास यहाँ 15 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया। सो ये मेरे पास की थी 3 जनरेट हुई है किस वैल्यू के लिए, 15 वैल्यू के लिए। अब मैं 27 पास करूंगा इसको। सो 27 का जब हम बेटा मॉड लेंगे 6 के साथ तो हमारे पास जो अगेन आंसर आएगा वो अगेन शायद हमारे पास 3 आंसर आ रहा है, क्योंकि आप 6 4 24 यस। सो यहाँ पे क्या होगा ये देखें, जो कि मैं आपको बता रहा कि इसमें पॉसिबल होता है कि आपके पास यूनिक या डिस्टिंक्ट की जो है वो जनरेट नहीं होगी, बल्कि वो आपस में कोलैप्स करेंगी। सो 27 के लिए जनरेट होगी या सेम की। इसी तरह जब आप 31 को पास करेंगे, अब ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ही हम कोलिजन कहते हैं। तो इस प्रॉब्लम का बाद में सोल्यूशन भी देखेंगे। ज़ाहिर बात है हम एक इंडेक्स के ऊपर 2 वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह बेटा जब हम 31 इसको पास करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। सो इसका मतलब है कि 31 को मैं इंडेक्स 1 पे स्टोर करूँगा। इसी तरह जब मैं 49 पास करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा अगेन 1 आ जाएगा। सो 49 भी मेरे पास
इसी लोकेशन पे बन रहा है, तो दैट मीन अगेन मेरे पास क्लाइंट पैदा हो रही है। सो इसी तरह अगर मैं इसको कोई वैल्यू पास करता हूँ सपोज 36, तो इसका मेरे पास जो पॉसिबल की बनेगी इस हैश फंक्शन के थ्रू वो 0 बन जाएगी। सो मैं यहाँ पे 36 को स्टोर कर दूंगा। सो ये टेक्निक है जिसमें हम एक हैश फंक्शन के थ्रू ही हम हर वैल्यू के लिए एक की जनरेट करते हैं। ये मैंने बहुत सिंपल से हैश फंक्शन लिखा है, और ये ज़ाहिर बात है जो डेवलपर होता है वो अपने अकॉर्डिंगली अपना हैश फंक्शन डिज़ाइन करता है कि डाटा किस तरह से आ रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना हैश फंक्शन जो है वो डिज़ाइन कर लेता है। लेकिन उसमें कोशिश ये की जाती है कि आपका हैश फंक्शन इस तरह का होना चाहिए वो यूनिक वैल्यू ही जनरेट करके दे। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका ये जो टॉपिक है बेटा ये चैप्टर में गिवन है आपको, आपने उसको वहाँ से जाके पढ़ना है। आप डायरेक्ट एड्रेसिंग कर लीजिएगा, हैश टेबल कर लीजिएगा, और हैश फंक्शन आपने कर लेना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे कि हमारे पास जो है वो क्लाइंट कैसे कर हो रही है, और फिर बाकी जो ऑपरेशन है हम उनको भी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।